मैं आपको असम की बात बताता हूं, जहां पर राहुल गांधी और हेमंत बिश्व शर्मा के बीच में एक बॉक्सिंग मैच चल रहा है। मतलब मुक्के नहीं चल रहे हैं, लेकिन धमकियां चल रही हैं, और वो भी उससे बड़ी चल रही हैं। बात तो जेल में डालने तक की होने लगी है। तो क्यों है ऐसा, ये मैं आपको बताता हूं। दरअसल राहुल गांधी आसाम के दौरे पर गए, वहां उन्होंने पब्लिक मीटिंग भी की और क्लोज डोर मीटिंग्स भी की। तो वहां तो एक कांग्रेस पार्टी की एक बहुत बड़ी कमजोरी भी सामने आई। राहुल गांधी ने पहले क्लोज डोर मीटिंग में ये बोला अपने नेताओं से कि तुम लिख के ले लो, ये हेमंता जो है ये जेल जाएगा, और ये बहुत जल्दी होने वाला है। ये असम की जनता ही हेमंता बिश्व शर्मा को जेल में डालेगी। ये बात उन्होंने क्लोज डोर मीटिंग में बोली, और इससे पहले कि वो पब्लिक रैली में बोलते, जो उन्होंने बाद में बोला, लेकिन उससे पहले ही हेमंता बिश्व शर्मा ने ट्विटर पर इसका जवाब लिख दिया। मतलब उस क्लोज डोर मीटिंग में जो लोग बैठे थे, उनमें से किसी ने हेमंता बिश्व शर्मा को फोन करके बता दिया कि साहब आपके बारे में राहुल जी ने ये कहा है। पता नहीं राहुल जी ने इसके बारे में अपने नेताओं से पूछताछ की कि नहीं, कि भाई किस तुम में से कौन है खबरी, कौन मुखबिर है तुम में से। बहरहाल फिर उन्होंने पब्लिक रैली में ये बात कही कि ये जो अपने आप को असम के राजा समझने लगे हैं आपके मुख्यमंत्री, ये जेल जाएंगे भ्रष्टाचार के आरोप में, इनके पूरे परिवार पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। ये आरोप उन्होंने लगाया। तो अब हेमंत बिश्व शर्मा हिसाब तो वैसे ही नहीं किसी का रखते उधार, और राहुल गांधी का तो बिल्कुल ही नहीं। तो उन्होंने अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा मेरे बारे में कह के गए हैं। पहले तो असम क्या ये यही बात करने के लिए आए थे, कुछ और काम था इनको? मतलब मुझे सिर्फ धमकी देने के लिए असम आए थे, वो तो दिल्ली से भी दे सकते थे। चलिए यहाँ आए, मेरे बारे में बोले, इन्होंने मेरा ही मान बढ़ाया ऐसा करके। फिर उन्होंने आगे कहा कि मुझे कहा कि मैं जेल जाऊंगा। आरोप तो राहुल गांधी पर भी है, तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि मेरे जेल जाने से पहले ये खुद जेल चले जाएं। राहुल गांधी बेल पे बाहर हैं नेशनल हेराल्ड के मामले में। फिर उन्होंने असमी भाषा में बात करते हुए उन्होंने कुछ बोला है, वो हमने उसको ट्रांसलेट किया है। मतलब सीधा सा उसका ये था, राहुल गांधी जी ठेंगा। उनके दिल की गहराई में डर है, क्योंकि वो जानते हैं कि एक ना एक दिन कांग्रेस के जो बब्बर शेर हैं, उन्हें पकड़ के जेल के अंदर डाल देंगे। वो जानते हैं कि जो उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, उनके परिवार ने जो भ्रष्टाचार किया है, अरे भागी जाबो এখন নামি দিয়ক না আপোনালোক। कभी ना कभी उसका हिसाब उन्हें असम की जनता को देना पड़ेगा। কংগ্ৰেছ পাৰ্টি পৰিৱৰ্তন হোৱাৰ সম্ভাৱনা নাই। কংগ্ৰেছ পাৰ্টি যেনেকৈ আছে তেনেকেই থাকিব, আৰু এইবিলাক নতুন কথা কৈ লাভ নাই। খালি ৰাহুল গান্ধীক এটা কথা মই কৈ থৈ দিওঁ যে ময়ো অসমতে জন্ম কৰা এটা অসমীয়া, দুধদানি খাই মই জন্ম হোৱা নাই, মাৰ গাখীৰ খাই জন্ম হৈছোঁ। গতিকে ৰাহুল গান্ধীক বুঢ়া আঙুলি। तो उन्होंने राहुल गांधी को जो है ठेंगा दिखा दिया। 8 महीने बाद अगले साल मार्च में असम के अंदर चुनाव होने जा रहा है, और राहुल गांधी और हेमंत बिश्व शर्मा की जो लड़ाई है, दुश्मनी कह लीजिए, अदावत कह लीजिए, जो भी, वो तो जग जाहिर है। इसके बारे में गुलाम नबी आज़ाद साहब ने किताब में बड़ा लंबा चौड़ा जिक्र किया था, जो अब खुद ही अलग हो गए अब कांग्रेस से। समीर जी आपको उसके बारे में और ज़्यादा बता सकते हैं। उन्होंने बताया कि भाई हेमंता जी बागी हो गए, मैं सोनिया गांधी के पास गया, तब ये नेता होते थे कांग्रेस पार्टी के। उन्होंने कहा ये छोड़ देगा पार्टी, और इसके जाने से हमको बहुत नुकसान होगा। गुलाम नबी आज़ाद ने सोनिया गांधी से कहा, सोनिया गांधी का नहीं, रोको उनको, किसी भी तरीके से मनाओ, ही शुड नॉट लीव। ये सोनिया गांधी की भावना थी कि हेमंत तक पार्टी छोड़ के नहीं जाने चाहिए। उन्होंने कहा, बोले कि एक बार लेकिन राहुल से भी बात कर लेना। तो मैं राहुल गांधी के पास गया। तो जब मैं राहुल गांधी के पास गया तो मैंने देखा कि वहाँ पर पहले से ही तरुण गोगोई, जो अब नहीं रहे, और उनके बेटे गौरव गोगोई, ये दोनों वहाँ पर पहले से बैठे हुए थे। तो वो देखते ही मैं समझ गया कि यहाँ तो पहले ही राहुल जी पार्टी बन चुके हैं। मतलब ये अपना मुकदमा लेके उनके पास जा चुके हैं। लड़ाई क्या थी हेमंत बिश्व शर्मा की? लड़ाई ये थी कि मुझे मौका मिले, मैं एम्बिशियस आदमी है। तरुण गोगोई बहुत लंबे समय से वहाँ सबसे बड़े नेता थे कांग्रेस के, ये चाहते थे मुझे मौका मिले अब, लेकिन वो ऐसा होने नहीं दे रहे थे। तो अब उसके बाद फिर राहुल गांधी ने एक पक्ष ले लिया कि नहीं, यही रहेंगे मुख्यमंत्री, बदलाव नहीं होगा, जिसको जाना है जाए। वो आजकल भी यही कहते हैं, जिसको छोड़ना है छोड़ दे, मुझे परवाह नहीं है। और वो सच में छोड़ गए। लेकिन उससे पहले वो एक बार मिलने गए थे राहुल गांधी से, और जब उन्होंने आप लगाया कि वो कुत्ते से खेल रहे थे अपने, और मेरी बात उन्होंने ठीक से सुनी नहीं। वो दुश्मनी आज यहाँ तक पहुँच गई कि दोनों एक दूसरे को जेल जाने की धमकी दे रहे हैं।
निश्चित रूप से देखिए, राहुल गांधी और हेमंत बिश्वा शर्मा के बीच एक पर्सनल जिसे राइवरी कहते हैं, एक मतलब एक वो बनी हुई है। और राहुल गांधी जिस तरीके से खुलकर बोल रहे हैं, वो कभी भी विपक्ष के किसी नेता अगर सो सत्ता में जो मुख्यमंत्री किसी की भी बारे में इस तरह से उन्होंने कभी कहा नहीं किसी में जेल भेजूंगा या कांग्रेस के लोग जेल भेजेंगे और मोदी शाह बचा नहीं पाएंगे। तो इन दोनों की जो पुरानी अदावत है राजनीतिक रूप से, मुझे लग रहा है वो अभी आने वाले चुनाव में और खुलकर दिखने वाली होगी। लेकिन राहुल गांधी को अगर ये उम्मीद लग रही है कि आसाम में अगर कांग्रेस सरकार बना सकती है, तो लोकसभा चुनाव के परिणामों में जिस तरीके से वोटिंग हुई है, 37.48% कांग्रेस को मिला और 37.43% बीजेपी को मिला, मतलब बीजेपी से ज्यादा वोट कांग्रेस को मिला है। तो राहुल, भले ही सीटें में फर्क है, कांग्रेस को 3 सीटें मिली है, भारतीय जनता पार्टी को 9 सीटें मिली है। राहुल गांधी को लग रहा है कि भाई एक बड़ा वोटर हमारे साथ आसाम में जुड़ा है और इस बार की संभावना है कि शायद आसाम में हम सरकार बनाने जा रहे हैं। और उन्होंने कहा भी है कार्यकर्ताओं के बीच में कि इस बार आसाम में हम क्लीन स्वीप करने जा रहे हैं। कितना मुस्लिम वोट है शर्मा? 40%? हाँ, 38% वोट बैंक है, 38%, 38.65% करीब मुस्लिम वोट बैंक है। और राहुल गांधी को जो अभी गौरव गोगोई है, जिनको अभी वहां प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया, आने वाले समय में मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे, उन्होंने भी राहुल गांधी से यही कहा है कि भाई आसाम में हमारी स्थिति बहुत अच्छी है और आसाम में हम बहुत बेहतर प्रदर्शन करने जाएंगे। तो राहुल गांधी को आसाम से उम्मीद है और राहुल गांधी भले ही कोई राज्य हारे, आसाम में वो हेमंत बिश्वा शर्मा को मुख्यमंत्री से बेदखल देखना चाहते हैं और चाहते हैं कि भाई वो सत्ता से बाहर हो। राहुल गांधी को यह भी बात चुभती कि भाई जिसके ऊपर इतना आरोप लगे उसको बीजेपी ने इतना सम्मान दिया, मुख्यमंत्री बना दिया वहां पर, और वो स्ट्रांग मुख्यमंत्री बन गए। ऐसा भी नहीं कि भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी बीजेपी के किसी एक मुख्यमंत्री को जाते देखना चाहते हैं, तो बिल्कुल वो हेमंता को चाहते हो कि हेमंता से उनकी जो पर्सनल राइवरी बन गई और जिस तरीके से हेमंता पूरी पार्टी लेकर चले गए और लगातार राहुल गांधी पर हमलावर रहे। आप देखिए, जब राहुल गांधी ने पदयात्रा की थी, भारत जोड़ो यात्रा, तब जब वो आसाम में गए थे तो आसाम में लेकर उनका किस तरीके से कन्फ्रंटेशन हुआ था। अभी जो आपने डेटा दिया बड़ा इंटरेस्टिंग है कि पिछले चुनाव में वोट कांग्रेस को ज्यादा मिला था, सीटें इनको ज्यादा मिली हैं। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि भाई जिस स्टेट में 40% मुस्लिम आबादी हो, मतलब वो बीजेपी का सिरे से पहले पन्ने से खारिज हो गया, वो 40% वोटर। तो आपको लड़ाई 60 की लड़नी थी, वहां बीजेपी की सरकार कैसे बन जाती है? 10 साल से बीजेपी की सरकार वहां पर है। और हेमंत बिश्वा शर्मा की तारीफ आपको इसलिए भी करनी चाहिए कि वो कांग्रेस से आने वाले अकेले नेता हैं जो इतने ताकतवर तरीके से भारतीय जनता पार्टी में उनकी एंट्री हुई, और वो असम के मुख्यमंत्री बन गए। बीजेपी ने तो किसी कांग्रेस के नेता को मुख्यमंत्री नहीं बनाया है। दूसरी बात, इकलौते हैं, बल्कि वो पूरा नॉर्थ ईस्ट का जिम्मा उनके पास है। जब उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया था पिछली बार, जब ज्योतिरादित्य की भी अच्छी एंट्री हुई थी सर। ज्योतिरादित्य मतलब मुख्यमंत्री नहीं, मुख्यमंत्री की बात है, वो मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बनना चाहते थे। तो वहां पर जिस तरह से हुआ, तो हेमंत बिश्वा, और उन्होंने बड़ी ताकत नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी की बनाई है। पूरी तरह से नॉर्थ ईस्ट हेमंत बिश्वा शर्मा के सामने सौंप दिया है। लेकिन अभी कुछ दिनों पहले एक सर्वे आया था, उसमें कहा गया कि बहुत हाई एंटी इनकम्बेंसी है हेमंत बिश्वा शर्मा सरकार के खिलाफ। तो वो, और यदि वोट बीजेपी का कांग्रेस का उनसे ज़्यादा है तो कुछ मदद मिल सकती है। और ये सही बात है कि जो निजी अदावत है उसमें राहुल गांधी जी चाहते होंगे कि हेमंत बिश्वा शर्मा जेल जाए या नहीं, जेल तो नहीं जाएंगे जब तक बीजेपी में है। तो ये तो गलत सोच रहे हैं राहुल जी। लेकिन सरकार मोदी जी और अमित शाह भी नहीं बचा पाएंगे, राहुल गांधी नहीं है बोला। ठीक है, वो सोचते हैं, वो उनकी तो सोचने का ठीक है तरीका। लेकिन अभी वो मुश्किल काम है। लेकिन क्या सरकार से जा सकते हैं? मैं समझता हूँ हेमंत बिश्वा शर्मा बीजेपी में आने वाले सबसे ताकतवर लीडर के तौर पर हैं कांग्रेस के, और वो बहुत एग्रेसिव भी है, मतलब कोई, और उनकी लड़ाई भी उतनी है राहुल गांधी से। बिल्कुल बिल्कुल। मैं इनके आपको 2 बयान अभी आए मेरे पास, 2 मैं आपको सुनाता हूँ। इसमें एक तो जो मैं आपसे कह रहा था, इन्होंने कहा बेल पर है, मुझसे पहले जेल चले जाए, वो आप सुन लीजिए, हालांकि बात हमने कर ली। इन्होंने ममता बनर्जी को भी जवाब दिया है और राहुल गांधी के बारे में बोलते हुए इन्होंने यहां तक कहा कि हमारे यहाँ राहुल गांधी आए और इनके भाषण के बाद हमारे राज्य में हिंसा हुई है, एक आदमी की मौत भी हुई है, उसमें मामला बताऊंगा आपको। उन्होंने कहा ये राहुल गांधी के भाषण के बाद हुआ है और जरूरत अगर पड़ेगी तो हम मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी को यहां पूछताछ के लिए भी बुला सकते हैं। सुने। Big question whether Rahul Gandhi will be in jail and when. Today also ED has seized many property of Robert Vadra. So I think there are many jail in India waiting for the Gandhis. So if from inside the jail he can arrest me, I don't know. But normally I know people who goes inside, they cannot arrest other people. So you see, he's just a MP today. How can he arrest the chief minister? So he has told in the meeting, write it down in the paper, Himanta Biswa Sarma will be put in his jail. Nobody has written.
he has asked all the Congress member to write in the paper. So I asked Congress people, have you written in the paper? They said, no sir, वो तो फालतू बात बोल रहा था, हम क्यों लिखे? We will see who are the people directly and indirectly responsible for this incident. Police will definitely also go through the speeches made by Rahul Gandhi and Mallikarjun Kharge, and if we see that there are elements which will invite panel action, police will not hesitate to take action against Rahul Gandhi and Mallikarjun Kharge. ये मैं आपको एक मामला बता देता हूं जिसमें इन्होंने कहा कि हम एक्शन भी ले सकते हैं राहुल गांधी और खड़गे जी के खिलाफ। ग्वालपाड़ा जिले के अंदर वन क्षेत्र की भूमि पर अतिक्रमण है और उसको हटाने के लिए पुलिस ने वहां पर एक ड्राइव चलाई है। उस पर ज्यादातर मुसलमान लोग बसे हुए हैं। वैसी से आप भी इसलिए बहुत एक्टिव हैं आसाम के मामले में। तो उस ड्राइव में हिंसा हुई, प्रोटेस्ट हुआ, पुलिस को गोली चलानी पड़ी, उसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और लगभग 2 दर्जन पुलिस वाले भी उसमें घायल हुए। तो ये उसका जिक्र कर रहे थे कि ये आए, इन्होंने भाषण दिया और उसके बाद हमारे यहाँ पर हिंसा हुई, और अगर हम अगर ये पता लगता है कि इनका डायरेक्ट इनके इंटाइसमेंट से ऐसा हुआ, भड़काने से ऐसा हुआ, तो हम इनके ऊपर कार्रवाई भी करेंगे और जेल में डालने की। तो वो कह रहे थे कि ये खुद जेल चले जाएंगे तो मुझे क्या जेल में डालेंगे। त्रिपाठी जी, नहीं देखिए, एक तो ये कि जो समीर जी ने तथ्य कहा वो बिल्कुल दुरुस्त है कि लोकसभा चुनाव के समय 37.43 और 37.48 ऐसे कुछ बहुत छोटा सा डिफरेंस है, कुछ अगर 14,000 वोट का, कुछ मतों का है, कुछ हजार मत, 14,000। लेकिन इसमें एक कैच है और वो कैच असम की पूरी राजनीति को बदल देता है। 37.48 के बाद 2 सहयोगी हैं, 6.46 और 2.38, यानी अगर इसको जोड़ दें तो सीधे सीधे 37.43 बढ़कर वो 47.43 इनके सही बीजेपी के 2 सहयोगी हैं एनडीए के, जो असम गण परिषद और एक गोरखा, 2 पार्टियां हैं, अतुल बोरा और वो सब, तो वो मिलाकर एकदम से पूरा बदल जाता है। दूसरा क्या है, आपको मैं याद दिलाऊं, जो बदरुद्दीन अजमल वाली सीट थी, आपको याद हो, वो जो इत्र किंग कहे जाते हैं, कांग्रेस ने जीती थी। कितने मतों से जीती थी आपको पता है? 10 लाख मतों के अंतर से जीती थी। तो जहां ये कांग्रेस का वोट है वो इतना दबा के मिलता है, मतलब जबरदस्त तरीके से वो जो मुस्लिम मत है वो उनके साथ आता है। जब इधर आते हैं तो क्या होता है, तो मामला एकदम अंतर वाला आ जाता है। हेमंत बिश्व शर्मा सिर्फ इतना नहीं है कि सर्बानंद सोनोवाल के बाद मुख्यमंत्री बने, सर्बानंद सोनोवाल के रहते हुए उन्होंने नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस फॉर्म किया, यानी मास्टर हैं वो मैनेजमेंट के। कांग्रेस के जितने लोग हैं वो भी कहा जाता है, और मतलब गुवाहाटी आप जाइए कभी तो वहां किसी से पूछेंगे तो बता देगा कि कांग्रेस के इतने नेता हैं जो हेमंता के पेरोल पर हैं, मतलब उनके लिए काम करते हैं। अच्छा। ये बड़ी आसानी से आपको सुनने को मिल जाएगा। राहुल गांधी के लिए मैं थोड़ा सा मतलब चिंतित होता हूं। क्यों चिंतित होता हूं? हेमंता ने जो कहा उसको जरा सुनना चाहिए। उन्होंने कहा ये तो मेरा कद बढ़ाकर चले गए। एक तरफ आप नरेंद्र मोदी से लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ आप आ गए हैं हेमंत बिश्व शर्मा से लड़ने के लिए। तो कद तो आप अपना गिरा रहे हैं ना, अगर राज्य में जाकर इस तरह से लड़ाई लड़ रहे हैं। और बात तो तार्किक तौर पर सही है, अगर हेमंता के ऊपर आरोप थे जो कि साबित नहीं हुए तो आप क्यों नहीं गए, ये सवाल आता है ना, आपको भी तो जाना चाहिए, आप क्यों नहीं गए। चिट्ठी आपने लिखी थी, असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से शिकायत दर्ज कराई गई थी, कहां तक पहुंचे लोग, क्यों नहीं जा रहे हैं उसके आगे। दूसरा, मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल ने हेमंता बिश्व शर्मा और उनकी पत्नी के ऊपर आरोप लगाया था, क्या हुआ, उसमें मानहानि का मुकदमा हो गया, क्यों नहीं वो कर पाए। लेकिन राहुल गांधी तो जमानत पर बाहर हैं, ये सबको पता है, ये तो तथ्य है। और जो जमानत पर बाहर हो वो कभी भी जेल से जा सकता है। तो तार्किक तौर पर दुरुस्त है। और मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी हेमंत बिश्व शर्मा से फिर से लड़कर वो अपनी खुन्नस तो निकाल सकते हैं, लेकिन रणनीतिक तौर पर कांग्रेस के लिए बुरा है। हाँ, बैल साहब का भी कमेंट है इस पे। इसमें ये कहना चाहता था कि जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वोट्स है उसकी वजह से वोटिंग परसेंटेज चाहे कितनी भी हाई हो, लेकिन अगर कुछ सीट्स पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वोट्स है तो वहां पे आप जीतेंगे, कि जैसे बता भी रहे थे बहुत अच्छे तरीके से कि 10 लाख वोट से एक सीट पे जीते थे, उसी तरीके से जो 3 सीट पे जीते हैं। लेकिन इसमें एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट आती है, 1999 में एक एलिगेशन लगा था हेमंत बिस्वास पे, लिंक्स विद उल्फा, और उल्फा वहां की जो है आतंकवादी संगठन है, जिसका अभी कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि अटैक्स हुए थे, 150 ड्रोन के अटैक्स हुए थे म्यांमार के बॉर्डर के अंदर, क्योंकि वो हिट एंड रन टैक्टिक्स करते हैं। दूसरी चीज है, 1000 के करीब जो बांग्लादेशी हैं,
इलीगल बांग्लादेशी वो हेमंत बिस्वास ने अभी भेजे हैं वापस बांग्लादेश के अंदर फोर्सिबली। और तीसरी चीज है कि इनका नाम जो पॉन्जाई स्कैम है शारदा का, या फिर जो दूसरा बड़ा मेजर था पीपीई किट का और लैंड ग्रैबिंग का, ये 3-4 इश्यूज के ऊपर काफी इनका नाम आया हुआ है इससे पहले। इसीलिए राहुल गांधी ने उन्हीं आधार पर कहा कि इनके ऊपर कार्रवाई होगी। अब आइए यूपी की बात करते हैं। यूपी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज दिल्ली आ रहे हैं, पहले तो खबर ये है, और वो यहाँ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलेंगे। इसके बाद शाम को प्रधानमंत्री मोदी से भी योगी आदित्यनाथ की मुलाकात हो सकती है। हालांकि पीएम से मीटिंग का शेड्यूल अभी तक नहीं आया है, लेकिन पार्टी अध्यक्ष से उनकी मुलाकात होगी। तो पहले तो ये खबर। अब दूसरा बात यह कि कल भी हमने आपको बयान सुनवाया था योगी आदित्यनाथ का, जब इसमें मुहर्रम के ताज़िये की बात वो कर रहे थे, तो योगी आदित्यनाथ ने ऐसा लगता है कि अपना चुनावी टेम्पलेट बिल्कुल सेट कर दिया है। इनका चुनाव 27 में होने वाला है। अब इस बात को लेकर कल वाराणसी में योगी आदित्यनाथ जो बातें कह रहे थे, उससे बड़ा स्पष्ट संदेश मिल गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मुहर्रम का भी जिक्र किया और सावन का भी जिक्र किया। जौनपुर में मुहर्रम के दौरान ऊंचे ताजिए की वजह से दुर्घटना हो गई, विरोध किया लोगों ने, तो उसके बाद मुख्यमंत्री ने कहा, मैंने पुलिस से कहा लाठी मार करके इनको बाहर करो, क्योंकि ये लातों के भूत हैं, बातों से मानने वाले नहीं है। मतलब इसका सीधा सीधा क्या, यूपी में खुलकर 80-20 की लड़ाई होगी। और इस बार योगी आदित्यनाथ जो हैं अपनी बात कहने से हिचकने वाले नहीं है। कल मैंने जैसे किसी बीजेपी के समर्थक का ही पोस्ट में पढ़ रहा था इसी बयान के ऊपर, तो उन्होंने लिखा, उसने हंसते हुए लिखा कि भाई अब तो योगी जी झिझकते भी नहीं। तो कल जो बात उन्होंने कही उसके बारे में उनका ये कहना था कि भाई हाँ, हम जो हैं हिंदुत्व वाली पार्टी हैं और हम खुलकर अब ये बात कहेंगे, इसमें कोई इफ बट लगाने की ज़रूरत नहीं है, किसी को कोई कन्फ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। और फिर उन्होंने जो कांवड़ यात्रियों को लेकर बात कही, ये कांवड़ यात्रियों को बदनाम किया जाता है, उनको आतंकी कहा जाता है। मतलब योगी आदित्यनाथ ने हिंदुत्व की एक और लंबी लकीर खींच दी। आगजनी करने वाला एक व्यक्ति, वह केसरिया गमछा बांधा हुआ है, लेकिन आगजनी करते समय अचानक उसका गमछा निकला, आगजनी करते करते उसके मुंह से निकल पड़ा या अल्लाह। तो मैंने कहा देखो, इस समुदाय हिंदुओं की एक जाति को बदनाम करने के लिए किस शरारत के तहत गमछा बांध करके और पूरी व्यवस्था को अपमानित कर रहा है। ये चीजें दिखाती है कौन लोग हैं जो फेक अकाउंट बना करके जातीय संघर्ष की स्थिति को पैदा करना चाहते हैं, और उन तत्वों को, छुपे हुए उन दुश्मनों को जो समाज की शांति को भंग करना चाहते हैं, अगर हम उन्हें चिन्हित करके समय रहते हुए उनका वॉकआउट कर सकें, तो समाज की एकता में बाधक ऐसे तत्वों को भी बेनकाब किया जा सकता है। जौनपुर में जबरदस्ती उन्होंने बड़ा ताजिया उठाया और हुआ क्या, वो हाई टेंशन की चपेट में आया, 3 लोग मर गए। बाद में उन्होंने रास्ता जाम किया, तो पुलिस ने कहा क्या करें, मैंने कहा लाठी मार करके बाहर करो इनको, क्योंकि ये लातों के भूत हैं, बातों से मानेंगे नहीं। अब ये जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया, ये लातों के भूत हैं, बातों से मानेंगे नहीं, क्या वो सीधे सीधे मुसलमानों के लिए कह रहे थे? कल से यही चर्चा चल रही है यूपी का जो पॉलिटिकल डिबेट है उसमें। त्रिपाठी जी कैसे देखेंगे और इस बयान को? नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि सीधे सीधे मुसलमानों के लिए तो बोल नहीं सकते हैं और बोलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो राज्य के मुख्यमंत्री हैं और हिंदू हो या मुसलमान हो या कोई भी हो, उन सब के वो गार्जियन हैं, मुखिया हैं। लेकिन हम लोग जो बार बार एक बात कहते हैं कि वो अनअपोलोजेटिक हिंदू नेता हैं। मतलब ये नहीं हो सकता कि थोड़ा सा बचा के, थोड़ा सा संभाल के, वो उनकी बात कर रहे हैं जो उस नाम पर गुंडागर्दी कर रहे हैं, वो उनकी बात कर रहे हैं। जैसे कल भी उन्होंने, हम लोग जब सुन रहे थे तो कल इसकी चर्चा भी की थी कि 20 फीट का ताजिया बना दिया, हाई टेंशन लाइन से हो गया, 3 लोग मर गए। वो उनकी बात कर रहे थे, वो उनकी बात कर रहे थे जो बदल लेते हैं थोड़ा सा वस्त्र, भगवा पहन लिया, उन्होंने कहा कि वो ब्राह्मण बन जाते हैं और वो उसमें घुसते हैं, उनके मुंह से या अल्लाह निकल गया। दोनों उदाहरण मुसलमानों के दिए उन्होंने। नहीं, वही उदाहरण है तो कौन सा उदाहरण देंगे? अगर वो उदाहरण है तो वो उदाहरण तो देना पड़ेगा। लेकिन मैं ये नहीं मानता हूं कि उन्होंने सभी मुसलमानों को ये कहा कि इनको बाहर निकाल देना चाहिए। अतिरेकी
कुछ उग्र हिंदू ऐसा मान सकते हैं, लेकिन मैं ऐसा कतई नहीं मानता। मैं मानता हूं कि योगी आदित्यनाथ के लिए अपने राज्य में लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था, वो बहुत, जिसको कहना कि संवेदनशील है, उनके लिए सबसे बड़ा मुद्दा है। उसमें वो जरा सा भी कोताही बर्दाश्त नहीं करते। स्टेटमेंट कल भी हमने दिखाया था, लेकिन आज मैं इसको दूसरे तरीके से इस पर बात करना चाहता हूं। वो 80-20 वाली लड़ाई खुल के है क्या, और हम 80 के ही साथ हैं क्या, ये कह दिया योगी जी ने? मैं ये समझना चाहता हूँ, क्या योगी जी को उत्तर प्रदेश में दिल्ली से कोई खतरा लग रहा है क्या? ऐसा क्यों? नहीं, ये 80-20 की जो लड़ाई है वो तो हमेशा लड़ते हैं, और ये बात हम लोग हमेशा ही कहते रहे कि अनअपोलोजेटिक वो हैं। और इस बात को आप इस तरह से कन्विंस करना चाहें कि नहीं, वो वहाँ पर 20 फीट का ताजिया बना लिया था, तो वो तो लातों के भूत है। और जो मुजफ्फरनगर में चश्मे की दुकान तोड़ दें, वो तो बहुत माला पहनाने के बाद समझ जाते होंगे, फूल बरसा के बाद। तो लॉ एंड ऑर्डर क्या है ये तो आप 80-20 की वो राजनीति कर रहे हैं। लेकिन यदि आप पिछले डेवलपमेंट्स देखें, अभी उत्तर प्रदेश में अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष की चर्चा हो रही है, उत्तर प्रदेश का बीजेपी अध्यक्ष नहीं बना, और बार बार ये बात कही जा रही है कि ये दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई है। अब योगी जी इसको जीतेंगे कि दिल्ली में जीतेंगे, ये सारा चल रहा है। एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर देखें कि जो आदमी सबसे ज़्यादा लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर जाना जाता हो, उसको 5 डीजी में से एक बार भी डीजी परमानेंट नहीं मिला हो। तो वो जो बीजेपी का हिसाब है, वो उत्तर प्रदेश में ये आप दो अलग अलग बातें बता रहे हैं। एक आपका पहला कमेंट 80-20 वाली बात पर था, राजनीति पर था योगी जी की, और दूसरा आपका क्या है कि दिल्ली लखनऊ की लड़ाई है। वो इसीलिए उसको अपनी ताकत, दोनों का कनेक्ट है। अच्छा, कनेक्ट दिल्ली से लड़ाई है, इसीलिए वो उसको अपना अपना जो वो है, उसको अग्रेसिव बयान देने की बात है। मैं उसको उस तरह से कह रहा हूँ। अच्छा, नहीं, ये तो लेकिन सर ये भी हो सकता है कि अपनी पसंद का डीजीपी चाहिए, इसलिए कोई परमानेंट वाला नाम नहीं आ रहा। वो तो वो बता देंगे अपनी पसंद का डीजीपी नहीं, वो तो पसंद का बन ही रहा है। जितने एक्टिंग डीजीपी है योगी जी की पसंद है, एक्टिंग ही तो है। लेकिन एक्टिंग क्यों है ये सोचना चाहिए। तो यही तो बताइए, नहीं बताइए तो नाम क्यों नहीं आया? नाम नहीं आया ना, आप इसको समझिए। बड़ा ये बड़ा एकदम क्लियर कट रूट बन गया है। अब आपको डीजीपी बनाना है, तो जो वरिष्ठता क्रम में लोग होंगे उनका नाम आएगा, एक सेट पैनल है वो चेक करता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी पसंद का आदमी डीजीपी नहीं बन रहा है, इसलिए एक्टिंग से काम चल रहा है। चलिए एक तस्वीर आपको मैं और दिखा देता हूं, इसी 80-20 वाली बात तरीके से है। कैराना से समाजवादी पार्टी की सांसद हैं इकरा हसन, और ये कांवड़ शिविर में पहुंची। वहां इन्होंने कांवड़ियों को, शिव भक्तों को अपने हाथों से प्रसाद भी दिया। शिविर संचालकों ने सांसद को भगवा रंग का पटका भी पहना दिया उनका सम्मान करते हुए। और इकरा हसन का कांवड़ सेवा शिविर में भगवा पटका पहनकर प्रसाद वितरित करने का ये वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है इस वक्त। बहुत से लोगों को शायद उम्मीद नहीं होगी कि इकरा हसन ऐसा कर सकती हैं। अब ये समाजवादी पार्टी से भी हैं, पहली बात मुसलमान नेता हैं, तीसरी बात कैराना से आती है, और यहाँ ऐसा उनका करना ये अच्छा भी लगा, लेकिन साफ साफ कहें तो कुछ लोगों को इन्होंने ऐसा करके चौंकाया भी। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, बहुत से ऐसे अभी मुस्लिम समाज में भी अतिवादी लोग होंगे जो इनके पीछे भी पड़ गए होंगे कि ये कैसे कर सकती हैं आप, मतलब पटका कैसे पहन सकती है, प्रसाद कैसे आप बांट सकती हैं किसी को भी, क्योंकि वो इसको अपने धर्म के हिसाब से उचित नहीं मानते हैं। कि तस्वीर पर क्या कहना है सर? नहीं, मुझे लगता है कि एक अच्छा है अगर सांसद है और जनप्रतिनिधि है, अगर वो जहाँ से सांसद है वहाँ से, वैसा तो नहीं कि ठीक है मुस्लिम बहुल बहुत बड़ी सीट है वो, वहाँ से मुस्लिम सांसद जीतते हैं, लेकिन वहाँ हिंदुओं ने भी उन्हें वोट किया होगा। और अगर वो कर रही है तो मुझे लगता है कि सामाजिक सद्भाव के हिसाब के रूप में इसको देखा जाना चाहिए। लेकिन उनका एक विवाद भी ज़्यादा चल रहा है, जो एडीएम सहारनपुर एडीएम के साथ जो चल रहा है, जो एडीएम ने गेट आउट बोल दिया था, उन्होंने कहा कि अगर कार्रवाई नहीं होगी तो लोकसभा में मामले को उठाऊंगी और मैं उस लोकसभा में पेशी करवाऊंगी सांसद की कि मेरे साथ एडीएम की जो मेरे साथ बुरा व्यवहार किया गया। मुझे लग रहा है ये अच्छा, और मुझे लगता है अखिलेश यादव से उन्होंने जरूर बात की होगी कि बिना अखिलेश यादव की सहमति के इकरा हसन इतना बड़ा स्टेप लेगी, ये संभव मुझे लगता नहीं है। अखिलेश यादव से उन्होंने बात की होगी, मैं करना चाहती हूँ, अखिलेश यादव ने कहा होगा कि ठीक है आप कीजिए, और अखिलेश यादव को भी लग रहा होगा कि भैया चुनाव आने वाले उत्तर प्रदेश के, तो पीडीए तो बना लिया उन्होंने और एमवा समीकरण तो है ही, अगर कुछ इस बहाने, क्योंकि अखिलेश यादव आप देखिए कुंभ में होकर आए थे, कुंभ में नहाकर आए थे अखिलेश यादव, तो मुझे लग रहा है कि अखिलेश यादव भी संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया अगर हिंदुओं का भी कुछ वोट मुझे मिलता है तो क्या बुरा है।